हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट महिंद्रा गुरु पोर्टल पे, जहाँ पे हम आपके साथ फिर से जुड़े हैं आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए। लास्ट स्लाइड्स में हमने जितना भी पढ़ा, हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम लोग कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से हम लोग उनके साथ अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सेंटेंसेस के आइडेंटिफिकेशन के बाद जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नाउन। नाउ व्हाई डिड वी स्टार्ट विथ नाउन? किसी भी चीज़ में जब भी हम कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं समझना, तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो शुरुआत कहाँ से होता है। किसी का नाम, किसी पर्सन का नाम या किसी भी ऐसी चीज़ जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके, वो सब नाउन से ही शुरू होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज नाउन? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हाउ वी रेफर टू द थिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब ये एक ऐसा ब्लॉक है, एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन है जो ये बताता है कि हम चीज़ों को अपने इर्द गिर्द जितनी चीज़ें देखते हैं या महसूस करते हैं, हम उन्हें कैसे नाम देते हैं। नाउ दे रेफर टू पर्सन, प्लेस, थिंग और इवन एन आइडिया। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो जिसे आप सिर्फ देख पाओ या छू पाओ, हो सकता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, हम उसे भी नाउन बोलते हैं। सो बेसिकली इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द, आपके अगल बगल, वो सब नाउन की कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम नाउन की कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे कैसे। अगर हम बेसिक की बात करें तो ये हमें पता है, बट फिर भी जानना थोड़ा सा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट नाउन है दैट इज कॉमन नाउन। अब अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो ये एक जनरल कैटेगरी है। जब भी हम किसी को कोई भी नाम दे दे जो एक ही क्लास को बिलोंग करता हो, मतलब एक ही यूनिट या एक ही क्लास को अगर बिलोंग करती हुई चीज़ों के बारे में बोला जाए तो वो कॉमन की कैटेगरी में आता है। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है। अब अर्थ में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास रिवर्स हैं, हमारे पास ओशंस हैं। लेकिन रिवर मतलब कोई भी रिवर, ओशन मतलब कोई भी ओशन, माउंटेन मतलब कोई भी माउंटेन। अभी हमने नाम नहीं दिया, तो इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं इन जनरल हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। जब हम इन जनरल किसी को भी सेम क्लास में आइडेंटिफाई करने के लिए नाम देते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कंट्री, अब हम कौन सी कंट्री का नाम बात कर रहे हैं हम ये तो क्लियर नहीं करें। सिटी, कौन सी सिटी में जाने की बात करें ये भी क्लियर नहीं है। बॉय, अब बॉय तो क्लास में कोई भी हो सकता है ना। हम जब एक क्लास को रेफर करते हैं तब हम बोल रहे हैं बॉय की कैटेगरी को रेफर कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली जब भी हम किसी चीज को एक स्पेसिफिक नाम ना दे दें, राइट, स्पेसिफिक नाम ना दे दें, इन जनरल उसी क्लास की चीजों की बात की जाए तो वो बन जाता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद नाउन की जो दूसरी कैटेगरी है वो इसी से मिलती जुलती है विद अ बिट ऑफ डिफरेंस, एंड दैट इज योर प्रॉपर नाउन। Now what is proper noun? अब तक जब बॉय था तब तो कॉमन था। अब उसी बॉय का नाम राहुल, रवि, संजय कुछ भी दे दीजिए। जब आप उसकी पहचान उसके नाम से जोड़ देते हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज जिसको नाम से आइडेंटिफाई किया जा सके, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे आपका खुद का नाम, किसी सिटी का नाम, जैसे हमारे पास इंडिया है, कोई मॉन्यूमेंट हो गया ताजमहल, रीता। जब भी किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग या पर्सन को उसका कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए जिससे उसकी पहचान या उसकी आइडेंटिटी जुड़ जाती है, तो वो बन जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के बाद जो नेक्स्ट नाउन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट। अब ये वर्ड अपने आप में ही आंसर दे रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने वर्ड में ही आंसर दे रहा है। समथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, यू कैन नॉट टच इट। मतलब अगर आप छू नहीं सकते तो इसका मतलब आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब आप क्या क्या चीज़ें महसूस कर सकते हैं? हैप्पीनेस, आज आप खुश हैं। सैडनेस, आज आप दुखी हैं। अब ये चीज़ें सिर्फ दिखती हैं, सिर्फ समझ आ रही होती हैं, लेकिन हम इनको छू के नहीं बता सकते कि हम कितने खुश हैं, हम कितने दुखी हैं, है ना। तो जब भी हम किसी चीज़ में क्वालिटी या ह्यूमन नेचर के वर्च्यूज को ऐड कर दें या फिर किसी के भी एक्शन या स्टेट का बात कर दें, तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल उठाए, दर्द मतलब पेन। पेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म होता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हो। अगला सिर्फ इतना बता सकता है कि आप दर्द झेल रहे हो, बट वो उसका जो मेजरमेंट होता है वो नहीं बता सकते, राइट। पेन कहाँ पे है, कैसा है, इसका एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो जब भी किसी चीज को हम बिना छुए आइडेंटिफाई करें, सिर्फ महसूस करके, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में आ जाता है। जैसे
आपके नेचर का अगर कोई वर्च्यू है तो हम वो भी एब्स्ट्रैक्ट में ही डालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन बहुत ऑनेस्ट है तो उसकी ऑनेस्टी आप छू नहीं सकते, आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि बाय नेचर वो ऐसा है, राइट, या बाय नेचर वो ब्रेव है। सो बेसिकली जितने एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन नेचर होते हैं या हमारी जितनी क्वालिटीज होती हैं ऑफ अ ह्यूमन नेचर और अ थिंग, वो सब एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में चले जाते हैं। After understanding the abstract nouns, we move on further to the next category and that is collective. I think one of the most important section of nouns और एक ऐसा section जिससे सबसे ज़्यादा error corrections आते हैं और सबसे ज़्यादा questions इसी category से बनाए जाते हैं। अब ये word answer दे रहा है, दिख रहा है, collective मतलब हम collection का बात कर रहे हैं। अब collection मतलब कैसा? अब collection मतलब बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक ही treat करें, you are treating them as one whole, right? एज वन होल, तो वो बन जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर हम बोलें कि एक फैमिली है हमारे पास, राइट, अब फैमिली में हुए 4 मेंबर्स, लेकिन फैमिली तो एक ही है ना। जब हम 4 लोगों के मेंबर्स का कलेक्शन का जब हम एक ही नाम दे दें तब हम उसको कलेक्टिव की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कि क्राउड, जब हम एक एक पर्सन को बोलते तो पर्सन बोलते, लेकिन जब हम इकट्ठे बहुतों को बोल रहे हैं तो हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे ही कलेक्शन जुड़ जाता है तो वो बन जाता है हमारा क्राउड। अगर वही क्राउड गुस्से वाला हो जाए तो बन जाता है मॉब। बहुत सारे जज बैठ के किसी भी कह दीजिए कोई रियलिटी शो को जज कर रहे हैं, राइट। अब अगर वो बहुत सारे जज है या मान लीजिए पैनल में 5 लोग बैठे हैं तो हम उनको जजेस की जगह ज्यूरी भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली कलेक्शन ऑफ पीपल और कलेक्शन ऑफ थिंग, याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ पीपल मतलब लिविंग या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स को अगर हम किसी कैटेगरी में डाल सकते हैं तो वो बन जाता है आपका कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स एक ऐसा कैटेगरी है जिससे एरर करेक्शन 2 फॉर्म्स में आते हैं। पहला, ये आपको सिंपली एरर के फॉर्म में मिल जाएगा और दूसरा, ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में भी मिलेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमारे मेंस के एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑफ एग्जामिनर्स इज नथिंग बट योर कलेक्टिव नाउन। खैर रूल्स पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखिए। मूविंग फर्दर टू योर नेक्स्ट कैटेगरी। Our next category of noun is material nouns. Now what is material noun? आप चेयर पे बैठ के हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो एक बात बताइए कि अगर हम आपसे बोल दें कि जिस चेयर पे आप बैठ के हमारा लेक्चर देख रहे हो वो कौन सा नाउन है, तो आप आंसर क्या करेंगे? एक बार से सोचा जाए तो दिमाग में आ रहा है कि चलो ठीक है, चेयर तो मटीरियल हो गया। एक बार ध्यान से सोचिए, चेयर मटीरियल है या चेयर जिस वुड से बना है वो वुड मटीरियल है? अब याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन के वक्त एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो क्या है? वो ये है कि जब भी हम मटीरियल नाउन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटीरियल्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे फिनिश प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। याद रखिएगा, जब भी मटीरियल नाउन्स का बात आता है तो मटीरियल मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द मटीरियल विथ विच द थिंग इज मेड ऑफ। You're actually talking about materials with which the thing is made of. So basically, whenever you talk about finished products, you cannot term it as material noun. Rather, the raw material with which the finished product is made is said to be your material noun. Clear? जैसे मान लीजिए आपके गले में कोई सोने का चेन है, तो जब हम चेन बोलेंगे आपको, तब आप चेन को मटीरियल नाउन नहीं बोलेंगे, राइट? चेन तो आपका कॉमन नाउन हो गया। अब चेन तो कैसा भी चेन हो सकता है ना? हमने क्या बोला, जब हम किसी एक क्लास की चीजों को रेफर करते हैं तो कॉमन, लेकिन अब हम बोल रहे हैं दिस चेन इज मेड ऑफ सिल्वर या दिस चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, तब जब आप सेंटेंस में इस नाउन को रेफर करोगे तो गोल्ड एंड सिल्वर क्योंकि रॉ मटेरियल्स की तरह आपके सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, इसीलिए ये आपके सेंटेंस में बन जाते हैं आपके मटीरियल नाउन। ये तो थे नाउन्स के क्लासिफिकेशन। खैर ये यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे पास और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जैसे कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, बट आई हैव नॉट टेकन देम इन टाइप्स बिकॉज आई विल बी डिस्क्राइबिंग देम लेटर विथ रूल्स एज वेल। यहाँ तक की साइड क्लियर होने के बाद अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। ये तो थे सिर्फ टाइप्स। अब क्या नाउन्स हम सिर्फ टाइप्स के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं। देखो, नाउन चैप्टर पढ़ाने का 2 रीजन होता है। पहले, इस चैप्टर में आप आइडेंटिफाई करना सीखते हो आपके सब्जेक्ट्स को, और दूसरा, आप इस चैप्टर में आइडेंटिफाई करते हो कि कोई भी सब्जेक्ट अगर है तो वो कैसा जेंडर अपने साथ फॉलो कर रहा है। मतलब अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो हमें उसको कोई जेंडर भी तो देना पड़ेगा ना, कि हमारा नाउन कैसा जेंडर अपने साथ लेगा, राइट?
तो जहां तक जेंडर का सवाल होता है, नाउन्स के फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। तो फिर जेंडर कर क्या रहा है? जेंडर आपके सेंटेंस में आपके नाउन्स को मीनिंग देता है और एक्सप्लेन करता है कि वो किस क्वालिटी को रेफर कर रहे हैं। तो क्वालिटी कितनी हो सकती हैं? देखो, जब हम जेंडर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 बेसिक काइंड ऑफ जेंडर्स होते हैं। याद रखिएगा, हम सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करते हैं, बट एक्चुअली जेंडर क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला, मैस्कुलिन, नेम क्लियर है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो किसी मेल कैटेगरी को रेफर कर जाए। याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो किसी मेल कैटेगरी को रेफर करे, जैसे मैन, मेन प्लूरल, बॉय, ऑक्स, हीरो, लायन, प्रिंस, फादर, कोई भी ऐसी चीज जो मेल कैटेगरी के लिए जाए वो बन जाता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। Now feminine is anything that relates to female categories, like you have women, girl, heroine, lioness, etc. ये तो थे हमारे 2 बेसिक कैटेगरीज जिनके बारे में हम अवेयर हैं। After masculine and feminine gender, we come on to the most important gender classification of nouns, and that is neuter gender. Yes. Now what is neuter gender? एक ऐसा जेंडर जो आपको मेल या फीमेल ना बताता हो, एक ऐसा जेंडर जो जनरली हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, बट इंग्लिश है तो एक्सेप्शंस भी बनते हैं। इस जेंडर को नॉर्मली हम लोग इट्स के नाम से जानते हैं और इस जेंडर को हम जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही रेफर करते हैं। बट इंग्लिश में रूल उन सेक्शन से आता है जब ये जेंडर्स कब मेल, फीमेल या फिर लिविंग बींग्स के लिए यूज किए जा सके। This is one of the most important gender classification of noun. Next, ये generally relate करेगा नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल्स को, बेबीज एंड यंग वंस। याद रखिएगा, जब भी हम किसी बेबी की बात करते हैं, याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई विमेन कंसीव कर रही हो या कोई एनिमल प्रेग्नेंट हो, तो हम कभी भी बेबीज को जेंडर क्लासिफाई नहीं करते। डॉक्टर सबसे पहले एक ही चीज बोलता है, आप इस बेबी का जेंडर टेस्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? जब तक वो अपनी मदर के वुम में है, वो कोई बेबी बॉय या गर्ल नहीं है, इट इज जस्ट अ बेबी। इसीलिए बेबीज को रिलेट करने के लिए, चाहे एनिमल्स चाहे ह्यूमंस, हम जब भी कोई जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमेशा हमेशा आपका न्यूटर जेंडर ही होता है। इन द सेम वे, moving on to the next gender, we have common gender. Now what is common gender? Now this relates to thing we are using in general, as in जब हम कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो हम ऐसे जेंडर्स के बारे में बोल रहे हैं जो हम इन जनरल बोल रहे हैं। आप हमारे स्टूडेंट हैं, अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, हम तो इन जनरल, इन कॉमन में हम बोल रहे हैं कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। सो बेसिकली ऐसे वर्ड्स जैसे कि हो गए स्टूडेंट, हो गया टीचर, हो गया टीचर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है और ये कॉमन कैटेगरी के लिए जा सकता है। ये सारे जो नाउन के फॉर्म्स होते हैं वो चले जाते हैं आपके कॉमन जेंडर में। जैसे म्यूजिशियन, अब म्यूजिशियन तो मेल फीमेल दोनों हो सकता है। आपका अगर हम बोले स्पोक्स पर्सन, किसी भी प्रवक्ता जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो भी मेल फीमेल दोनों हो सकता है। ऐसे जो जेंडर क्लासिफाई होते हैं वो बन जाते हैं हमारे कॉमन जेंडर। ये तो था आप लोगों का अभी तक सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स एंड देन चेंज ऑफ जेंडर्स। अब हम आते हैं हमारे रूल्स पे जहां से नाउन्स शुरू होता है। टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट रूल, वी हैव रेफरिंग। ओके, लेट्स, इस रूल को समझाने से पहले हम आपको एक सिंपल सा छोटा सा एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से बस सुनना। एक एग्जाम्पल सेट करते वक्त हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपकी क्लास को हम पढ़ा रहे थे और हमारे बैच में 12-15 बच्चे पढ़ रहे थे। जब आप लोग क्लास से उठ के गए तो एक छोटे से बच्चे, एक किताब वहां पे पड़ी हुई है जिसपे किसी का नाम नहीं है, और हमने क्योंकि फर्स्ट बैच पढ़ाया था तो हम किसी के नाम को आइडेंटिफाई करके बता भी नहीं सकते कि ये किताब किसकी है। अगले दिन आप सब वापस आए, उस किताब को देखा और बोला किसी की बुक यहाँ रह गई है। तो जब इंग्लिश में आप ये स्टेटमेंट बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? समवन लेफ्ट हिज बुक बिहाइंड। ध्यान दीजिएगा, आप बोल रहे हैं समवन लेफ्ट हिज बुक बिहाइंड। जब आपने ये सेंटेंस दिया तो अननोइंगली आपने समवन को हिज दे दिया। अब क्या दे दिया, क्यों दे दिया, क्या ये सही है? क्या हम इस सेंटेंस की जगह ये नहीं बोल पाते शी, या मान लीजिए हर की जगह अगर हम बोलते शी लेफ्ट द बुक बिहाइंड, क्या हम ये बोल सकते थे? नहीं, हम ये भी नहीं बोल सकते थे। तो क्या हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वो सही है? हाँ, वो बिल्कुल सही है। अब वो क्यों सही है ये समझिए। दिस इज वन ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग नाउन्स। याद रखिएगा, इंग्लिश का एक गोल्डन रूल है, वो ये बोलता है कि जब भी हमारे को जेंडर अनक्लियर होता है,
जब भी हमारे को जेंडर अनक्लियर होता है, आप नहीं बता सकते वो मेल है या वो फीमेल है, तो इंग्लिश हमेशा प्रेफरेंस मैस्कुलिन जेंडर को देता है। याद रखिएगा, इंग्लिश हमेशा प्रेफरेंस मैस्कुलिन जेंडर को देता है। ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इसके बाद प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस हर जगह पढ़ोगे। क्लियर? रूल बोल रहा है कि इफ अ नाउन रेफरिंग टू अ सिंगुलर कॉमन जेंडर, नहीं पता कॉमन मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन जेंडर इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ पर्सन्स, वी यूज द प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स इन द मैस्कुलिन जेंडर। हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसके साथ जिस जेंडर को रिलेट करते हैं अपने सेंटेंस में वो मैस्कुलिन होता है, मतलब हम उसमें वहां ही, हिम, हिज यूज बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो मान लीजिए 2-3 लोगों की किताब छूटी हो तो हम वहां पे देम और देयर को भी यूज कर सकते हैं। याद क्या रखना है कि अगर जेंडर क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब कॉमन जेंडर में जा रहा है, ना मेल पता है ना फीमेल, तो इंग्लिश में प्रेफरेंस हम किसको देंगे? मैस्कुलिन जेंडर को। सिंगुलर हुआ तो जो हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं टर्म उनके लिए वो ही, हिम, हिज होगा, और अगर वो प्लूरल हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे आपके? दे और देयर। ये तो था आपका फर्स्ट रूल ऑफ नाउन। मूविंग फर्दर टू योर नेक्स्ट रूल। नाउ योर नेक्स्ट रूल स्टेट्स, have some examples put on with this. Let's see the first example. यहाँ पे पहला एग्जाम्पल बोल रहा है if a student work hard, if a student works hard, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो स्टूडेंट में क्या ये कोई गारंटी लेके चल रहे हैं हम कि हमसे मेल बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हमसे फीमेल बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं ना। अब स्टूडेंट देखो आपके सेंटेंस में कॉमन नाउन का काम कर रहा है ना। हम बोल रहे हैं if a student works hard, he is sure to succeed। क्या हम इस सेंटेंस में बोल सकते थे she is sure to succeed? क्योंकि वो लड़की है ये हम गारंटी नहीं दे सकते, और इंग्लिश प्रेफरेंस मैस्कुलिन को देगा, इसका मतलब मेरा करेक्शन क्या होगा? he is sure to succeed. If any person comes, see the next statement, if any persons come, अगर कोई भी मेरे बारे में पूछता आया तो उसको मेरे लिए वेट करने को बोलना है ना। तो हम कैसे बोल रहे हैं? if any person comes, ask him। हम कभी बोलते हैं ask her to wait for me, क्योंकि वो लड़की ही है, ये जेंडर क्लासिफाई तो हुआ नहीं, राइट? In the same way, we have your next sentence. It says, if an employee is ill, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय इल है, he must send his medical certificate to the office। याद रखिएगा, he के साथ हमने she नहीं लगाया क्योंकि अब हम एम्प्लॉय को तो कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए हम जब सेंटेंस में इसको जेंडर दे रहे हैं तो वो मैस्कुलिन ही रहेगा। सो बेसिकली हमने देखा कि हमारे जितने भी वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एनी पर्सन हो, या चाहे वो आपके सेंटेंस में कोई एम्प्लॉय हो, हमने देखा ये सारे के सारे जिस कैटेगरी में जाते हैं वो है हमारा कॉमन नाउन का कैटेगरी। तो कॉमन नाउन के कैटेगरी में जब भी हमको जेंडर अनक्लियर होगा हम सीधा सीधा प्रेफरेंस किसको बना देंगे? आपके मैस्कुलिन जेंडर को। नाउ दिस गोज योर गोल्डन रूल फॉर नाउन। ना ये आइडेंटिफाई करने के लिए है उन जगहों पे जब आप सेंटेंस में जब एरर करेक्शन देखो और आपको ना समझ में आए कि इसको कौन सा जेंडर देना चाहिए, तो आपको पता चल जाए यहाँ पे कौन सा जेंडर जाएगा। क्लियर? मूविंग फर्दर आफ्टर दिस रूल वी हैव द नेक्स्ट रूल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ दिमाग में जो सबसे पहली चीज जाती है कि हम इसको जेंडर का अगर कोई दे सकते हैं तो वो इट्स है। सही भी है, बिल्कुल सही है। तो क्या हम ऐसा बोल दें कि नॉन लिविंग थिंग अपने साथ किसी और जेंडर को नहीं ले सकते? हम ऐसा बोल दें क्या? पॉसिबल नहीं है, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कई बार हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई कर देते हैं। अब इंग्लिश में पर्सोनिफाई करने का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखिए कई बार हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स या किसी इमेजिनरी फिगर को, जैसे मान लीजिए किसी कहानी में किसी इमेजिनरी फिगर को अगर हम किसी ह्यूमन का शेप देकर ह्यूमन जैसी एक्टिविटीज करवाते हैं, तब वही नॉन लिविंग थिंग अपने साथ जो जेंडर लेगा वो मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। क्लियर? हम क्या बोल रहे हैं अब हम उसको एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करेंगे। लेट्स सी द रूल फर्स्ट। द रूल सेज थिंग्स विदाउट लाइफ व्हेन पर्सोनिफाइड। जब भी किसी थिंग को जो नॉन लिविंग है when personified, जब पर्सोनिफाई कर दिया जाए, मतलब जब उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए, और स्पोकन एज इफ दे वर लिविंग बींग्स, एज इफ कि वो जिंदा हो, तब ऑब्वियस सा बात है जो जेंडर आप उनके साथ में रिलेट करेंगे वो फिर नॉन लिविंग के लिए नहीं जाएगा, तब वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है।
पहले तो समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में। योर फर्स्ट सेंटेंस स्टेट्स द ओशन रोड। अब हमको हमारा नाउन मिल गया, हमारा नाउन है ओशन, और हमारे सेंटेंस में ये बिल्कुल नॉन लिविंग है, बिल्कुल सही है। चलिए, द ओशन रोड विथ ऑल इट्स माइट। अब यहाँ ओशन के साथ देखो क्या जा रहा है, इट्स माइट एंड स्वॉलोड द शिप। ठीक है, कि ओशन रोर किया विद इट्स माइट एंड स्वॉलोड द शिप। अब अगर इस इंग्लिश के स्टेटमेंट को हम हिंदी में चेंज करने की कोशिश करें तो देखो हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकल जाए कि वो जो शिप है वो उस ओशन में एक्चुअली डूब गया है। बट इंग्लिश में सेंटेंस को सजाने का जो तरीका था वो बहुत डिफरेंट था। सजाते वक्त हमने लिखा इट रोड। ठीक है, क्या ओशन रोर कर सकता है? सबसे पहली चीज, नहीं कर सकता। लायन रोर करता है ना, ओशन का रोर नहीं होता। लेकिन हमने लिखा ओशन रोड विद इट्स माइट एंड स्वॉलोड द शिप। अगर सेंटेंस को देखें तो नॉन लिविंग थिंग इट्स ले रहा है, इसमें कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए थी, बट इसमें गलती है। आप स्वॉलो नहीं कर सकते, ये तो ह्यूमन एक्टिविटी है। हम हमारे फूड को च्यू करके स्वॉलो करते हैं, है ना। कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमने ओशन से एक ऐसा एक्टिविटी करवाया जिसमें ह्यूमंस भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो मेरा कंस्ट्रक्शन होगा सेंटेंस का वो इट्स नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर मेरा करेक्शन होना होगा तो वो हो जाएगा his might and swallowed the ship. Now what is the reason? हमने his क्यों लिया, है ना। हम हर भी तो ले सकते थे। अब तो क्वेश्चन आएगा ना कि मैम आपने his क्यों लिया, आपने हर लिया। आप हर भी ले लेते ओशन के साथ, क्यों नहीं लिया? अब आप बोलेंगे मैम आपने पढ़ाया था कि अगर जेंडर अनक्लियर है तो प्रेफरेंस मैस्कुलिन ले जाएगा। ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो समझिए। एक बात बताइए, ओशन तो बहुत ह्यूज है ना, बहुत ह्यूज, बहुत वास्ट है एंड इट इज स्ट्रॉन्ग। ओशन क्या सिग्निफाई करता है? स्ट्रेंथ। रोर कौन कर सकता है? जिसके पास स्ट्रेंथ होगा वही तो रोर कर सकता है ना। किसी भी चीज में जब हम स्ट्रेंथ, करेज, वायलेंस की बात करते हैं तो जनरली हम जो भी जेंडर इनमें से किसी को भी सिग्निफाई करने वाली चीज को देते हैं वो हमेशा मैस्कुलिन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये ओशन था इसीलिए मैस्कुलिन हुआ था। मतलब अगर ये रिवर होता, मान लीजिए अगर यहाँ ओशन की जगह हम यहाँ पे किसी रिवर को देते तो क्या ये मैस्कुलिन लेता? शायद नहीं। अब रिवर होता तो हम फेमिनिन देते। आपके दिमाग में आ रहा है हाँ गंगा रिवर तो फेमिनिन होता है। ध्यान दीजिएगा, अब आप इंग्लिश के बेसिक्स में घुसना चाह रहे हैं। एक चीज ध्यान से हमेशा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस में अगर कोई सॉफ्ट सी चीज है तो वो हमेशा फेमिनिन भी रहेगी। याद रखिएगा, जब आप गंगा रिवर बोलते हैं तो गंगा रिवर को आप हर देते हैं, लेकिन जब आप ब्रह्मपुत्र बोलते हैं तब आप ब्रह्मपुत्र को हिज देते हैं। अब ब्रह्मपुत्र को हिज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसके नाम में एक ऐसा वर्ड है जो मैस्कुलिन जेंडर को आइडेंटिफाई करता है। जैसे मिसिसिपी, मिसौरी हिज हर ले सकते हैं, लेकिन नाइल रिवर, इजिप्ट का जो नाइल रिवर है वो हिज लेता है। मतलब नाउन्स में नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि एक ऐसा जेंडर लेगा। इज दैट क्लियर? मतलब रूल क्या निकल रहा है कि नॉन लिविंग थिंग बिल्कुल जेंडर चेंज कर सकता है। इस केस में तो खैर हिज होगा, बिल्कुल जेंडर चेंज कर सकता है। ये मेरे नाउन पे डिपेंडेंट होगा कि वो मैस्कुलिन होगा या वो फेमिनिन होगा। समझ आया? ये मेरे नाउन पे डिपेंडेंट होगा। अब हम समझते हैं कि हम नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए आपके लिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो यहां लिखा है द सन। अब जो हमारा नेक्स्ट नॉन लिविंग सब्जेक्ट बनाया हमने, वो हमने बनाया द सन। नॉन लिविंग दिख गया आपको। शेड्स इट्स बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। हम बोल रहे हैं कि सन अपनी बीम रिच और पुअर पे एक जैसी देती है ना। अब यहाँ पे सन शेड कर रहा है। जैसे हम लोग किसी को छत्र छाया देते हैं वैसे ही हम सन को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इट्स की जगह पे मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। ठीक है। अब द क्वेश्चन इसके सन के साथ भी हमने हिज लिया, क्यों लिया? देखो हमारे पूरे सोलार सिस्टम को सिर्फ एक सन चला रहा होता है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो उसकी एनर्जी की वजह से रिवॉल्व करते हैं। अब आप अपने घर पे आ जाइए, आपके घर का अर्निंग मेंबर जनरली कौन होता है? फादर होते। चलिए आज 21st सेंचुरी की बात ना करते हुए अगर हम सिर्फ आपको इन जनरल पूछें तो घर का अर्निंग मेंबर कौन होता है? फादर। ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। जिस तरह से फादर एक घर के अर्निंग मेंबर होके आपके पूरे घर को चलाते हैं, उसी तरीके से हमारे पूरे सोलार सिस्टम को कोई सपोर्ट अगर कर रहा है तो वो हमारा सन है, क्योंकि वो सपोर्टिंग सिस्टम है। इसीलिए वो हमारे साथ जो जेंडर को ले रहा होता है वो होता है आपका हिज। इज दैट क्लियर?
अब द क्वेश्चन इज कि मैम हम तो इतना पढ़ते हुए चले आए, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि फेमिनिन कब होगा और मैस्कुलिन कब होगा? नाउ हियर गोज अ वेरी स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर. लेट्स सी दिस स्लाइड. आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बोल रहा है कि हम जेंडर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. बहुत आसान तरीका, याद रखना, कोई भी चीज फेमिनिन जेंडर कब हो सकता है? जब वो अफेक्शन दिखाए, जैसे कि अर्थ, मदर अर्थ आप बोलते हैं ना, अर्थ देखो अफेक्शन दिखाता है. अर्थ पे ही तो हम आज जी रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं. हमारी जितनी भी चीजें या लाइफ की नीड्स अगर कोई सस्टेन करवा पा रहा है तो वो कौन है? अर्थ. जैसे मदर, इसीलिए मदर अर्थ के कॉन्सेप्ट आया. लव, ग्रेसफुलनेस, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, खूबसूरती से रिलेटेड, वो सब फेमिनिन जाते हैं. फर्टिलिटी, कोई ऐसी चीज जो दोबारा बॉर्न कर सके, अर्थ याद रखिएगा फर्टिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा जन्म दे सके, वो भी फेमिनिन जेंडर. ब्यूटी, दैट इज ऑल्सो फेमिनिन जेंडर. तो बेसिकली कोई भी चीज जो सॉफ्ट है, जेंटल है, सोफिस्टिकेटेड है, चार्मिंग है, ऐसी सारी चीजें आपकी फेमिनिन जेंडर में आते हैं. जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जस्टिस, होप, होप फेमिनिन जाता है. अर्थ फेमिनिन जाता है. मर्सी, प्राइड, पीस, हम पीस को भी हर के साथ ही सिग्निफाई करते हैं. ऐसी कोई भी चीज जो सॉफ्टनेस या डेलिकेटनेस दिखाए, वो सेंटेंस में आपका फेमिनिन जेंडर बन जाता है. आपके पास एक सेंटेंस है, उसको देखो. द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स. अब देखो, उसने अपना चेहरा छुपाया है. जब तक मून ऑब्जेक्ट था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन जब आप बोलते तब तो मून ऑब्जेक्ट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तब वो कोई जेंडर नहीं ले सकता. लेकिन यहां देखो सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि मून अपना चेहरा छुपा रहा है. चेहरा तो इंसान का ही होता है. इसका मतलब इस सेंटेंस में हमने मून को क्या कर दिया है? पर्सोनिफाई कर दिया है. अब मून क्योंकि ब्यूटी को डिपिक्ट करता है, नॉर्मली देखिए कभी मेल को नहीं बोला जाएगा कि तुम चांद से खूबसूरत हो. हम जब बोलेंगे तो एक फीमेल को ही बोलते हैं कि आप चांद जैसे खूबसूरत दिख रहे हो, है ना. ऐसे सेंटेंसेस में जब आप पर्सोनिफाई कर देती हो अपने नाउन को, तो जेंडर जो यूज होगा वो मून के लिए क्या हो जाएगा? हाँ. इन द सेम वे नेचर ऑफर्स हर लैप टू हिम दैट सीक इट. नेचर हर उस इंसान को अपनी गोद देता है जो उसके शरण में जाते हैं. जैसे ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपके पास घर नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस धरती पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. जितने भी साधु सन्यासी लोग होते हैं वो लोग जनरली बाहर ही रहते हैं, और वो अगर कहीं पे किसी के भरोसे जी रहे होते हैं तो वो आपका नेचर है, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो शेल्टर के लिए हो. इसीलिए देखो यहाँ पे सेंटेंस में नेचर का लैप का बात किया जा रहा है ना, जो पर्सन का होता है. जैसे मदर की गोद है ना, लैप मतलब क्या होता है? गोद. तो आप बोल रहे हो कि नेचर हर उस इंसान को शरण देता है जो उसके पास जाता है. क्योंकि यहाँ भी नेचर हमने फीमेल की तरफ पर्सोनिफाई किया है, ये दिखाते हुए कि वो अफेक्शन दिखा रहा है, इसीलिए नेचर भी अपने साथ जो फॉर्म यूज करता है वो क्या हो जाएगा? हर. ये तो था हमारा आइडेंटिफाई कि हम फेमिनिन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे आसान आइडेंटिफिकेशन होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर. देखिए, मैस्कुलिन जेंडर हर उस चीज के साथ जाएगा जो आपके सेंटेंस में स्ट्रेंथ या वायलेंस को शो करते हैं. करेज हो गया, ब्रेवरी हो गया, स्ट्रॉन्ग चीजें हो गई, ये सारे जो जेंडर को लेते हैं वो आपका हो जाता है मैस्कुलिन जेंडर. आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है. कैसे? देखिए, हमारे पास यहाँ सेंटेंस में कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे डेथ, ओशन, हमने अभी बताया इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, रिवर के कंपेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. सन हो गया. समर विंटर, देखो समर विंटर क्यों आ रहा है सोचिएगा. समर और विंटर बहुत हार्श सीजन्स होते हैं. हार्श मतलब उनसे तकलीफ ही मिलती है. गर्मी है तो बहुत गर्मी है, ठंड है तो बहुत ठंड है. बट वहीं देखो अगर स्प्रिंग हो गया होता, स्प्रिंग बहुत खूबसूरत सा सीजन, उसमें सिर्फ फ्लावर्स होते हैं, हर जगह आपको ग्रीनरी दिखेगी, ब्यूटी दिखेगी. स्प्रिंग होता तो फेमिनिन होता. लेकिन समर और विंटर क्योंकि आपके सेंटेंसेस में एक हार्शनेस शो कर रहे हैं, तो अगर पर्सोनिफाई कर दिए गए तो ये भी आपके सेंटेंस में जो जेंडर को लेंगे वो होगा आपका मैस्कुलिन जेंडर. इन द सेम वे थंडर, विंड, डेथ, वॉर, कोई भी ऐसी चीज जो वायलेंस को शो करे, थंडर हो गया, विंड हो गया, इसमें कभी किसी का भला तो नहीं हो सकता. इन चीजों से जनरली लोगों को डर ही लगता है. जब आप इन चीजों को सिग्निफाई करते हैं या पर्सोनिफाई कर देते हैं, तब आपके सेंटेंस में ये जो जेंडर लेंगे ये बन जाएगा मैस्कुलिन. जैसे द डेथ इज क्रूअल. क्रूअल तो इंसान हो सकता है, डेथ कैसे क्रूअल होगा? हाँ, जिसके घर में पड़ती है वही समझता है कि उसकी तकलीफ क्या हो रही है. अब यहाँ पे जैसे हिंदी में एक कहावत है, आपने सुना होगा, यमराज, है ना. यम को देखिए, हमेशा जब भी आप यमराज वर्ड बोलते हो हम हमेशा मेल के साथ ही रिलेट करते हैं.
है ना। तो जब आप डेथ की बात कर रहे हो तो आप बोलो डेथ क्रूअल है, क्रूअल तो पर्सन हो सकता है ना। देखो यहाँ क्या लिखा है, ही इज सर्टेन एज टुमारो, वो आना ही आना है हर एक इंसान को, जैसे अगला दिन आता है, जैसे हर रात के बाद अगला दिन आएगा, वैसे ही डेथ भी आज नहीं तो कल आपको मिलना है। हम इस सेंटेंस में देखो डेथ को पर्सोनिफाई करें एज अ पर्सन, वो बहुत ही तकलीफ देता है, क्रूअल है ना। तो इसीलिए इसके साथ जो जेंडर को हम रिलेट कर रहे हैं वो है आपका मैस्कुलिन जेंडर। उसी तरीके से ओशन, ओशन बहुत हार्श है, इट्स ह्यूज, इट्स हार्श, और वो स्ट्रांग भी है। इसीलिए देखो ओशन को क्योंकि हार्श से रिलेट कर रहे हैं, क्वालिटी, पर्सन की क्वालिटी से, इसीलिए वो अपने साथ देखो जो क्लासिफिकेशन ले रहा है जेंडर का वो भी मैस्कुलिन ले रहा है। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ तक की स्लाइड आप सबको क्लियर है तो याद रखिएगा जो नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे वो आपके टाइप्स ऑफ नाउन के बेसिक रूल्स से लेके लेवल से हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को मॉडरेट से लेके हाई लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा सकें। या आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस स्लाइड को रिवाइज जरूर करिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे की स्लाइड के साथ। थैंक यू।